नमस्कार, आप देख रहे हैं स्त्री वाणी। आज बुलेटिन 12 में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत हूँ देश दुनिया की साहित्यिक खबरें लेकर आप सभी के साथ। आरंभ करते हैं मुख्य खबरों से। युवा शायर एवं नाटककार इरशाद सिकंदर खान का इंतकाल। मुंबई के गजलकार विजय अरुण का 90 साल की उम्र में निधन। प्रकाशक लेखक संबंधों पर फिर विवाद। आनंद स्वरूप वर्मा को अनुवाद का पैसा न मिलने पर लेखकों में आक्रोश। शानी और मंगलेश डबराल को किया गया याद। प्रसिद्ध आलोचक शंभुनाथ के जन्मदिन पर याद किए जाएंगे मोहन राकेश। जितेंद्र भाटिया चित्रनगरी संवाद में। श्री प्रकाश शुक्ला की षष्ठी पूर्ति मनाई गई। रणेंद्र ने दिया लाल बहादुर वर्मा स्मृति व्याख्यान। सुनिए अब खबरें विस्तार से। युवा शायर एवं नाटककार इरशाद सिकंदर खान का गत दिनों दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे केवल 42 वर्ष के थे। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में 1983 में जन्मे इरशाद तेजी से उभरते हुए शायर थे और इतनी कम उम्र में काफी लोकप्रिय भी हो गए थे। उनके 2 नाटकों ने काफी धूम मचाया था, जिसमें जॉन एलिया का जिन और ठेके पर शायरी। उनका कविता संग्रह चांद के सिरहाने लालटेन भी काफी सराहा गया। ज्ञान प्रकाश, विवेक, वंदना राग, प्रभात रंजन, अणुशक्ति सिंह आदि ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वे दोस्तों के लिए यारबाश भी थे। कथाकार प्रभात रंजन ने लिखा है, इरशाद भाई की शायरी की किताबें प्रकाशित हुई, नाटक छपे और खूब धूम मची। लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि कम से कम एक संग्रह भर कहानियां भी उन्होंने लिखी थी और एक से एक लिखी। हालांकि उनका कोई कहानी संग्रह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। उनकी कम से कम 5 कहानियां तो जानकी पुल पर भी आईं। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी सिलवट भोजपुरिया है। 26 मई को सिकंदर की स्मृति में राजपाल एंड सन्स की ओर से शोक सभा होगी। मुंबई के वरिष्ठ शायर विजय अरुण का 21 मई को निधन हो गया। वे 90 साल के थे। चित्रनगरी संवाद देवमणि पांडे की रिपोर्ट के अनुसार शायर विजय अरुण की श्रद्धांजलि सभा रविवार 25 मई को आयोजित की जाएगी। विजय अरुण की गजलें खुद में रचनात्मकता का एक बेहतरीन दस्तावेज है। उनमें नयापन और ताजगी है, लफ्जों को बरतने का सलीका है, उनके इजहारी ख्यालात में गहराई है, समसामयिक कथ्य को गजल में ढाल देने का हुनर है। श्री पांडे ने लिखा है, 11 जून 2023 को चित्रनगरी संवाद मंच में श्री अरुण अपने नए गजल संग्रह गजल कमल गजल गुलाब के साथ आए थे। हमेशा की तरह काव्य पाठ के पहले उन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम कालिदास गुप्ता रिजा का जिक्र किया। इस अवसर पर उनके कई यार दोस्त शायर शाहिद लतीफ, शायर सागर त्रिपाठी, शायर नवीन जोशी नवा, कथाकार भारतेंदु विमल आदि मौजूद थे। विजय अरुण के गजल संग्रह के 2 भाग हैं। गजल कमल में 94 हिंदी गजलें और गजल गुलाब में 94 उर्दू गजलें हैं। यानी इस संग्रह में हिंदी और उर्दू की मिलाकर कुल 188 गजलें शामिल हैं। विजय अरुण में गहरी अंतर्दृष्टि है, सामाजिक मुद्दों की पहचान है। वह साहस और सच्चाई का परचम लहराते हुए आगे बढ़ते हैं, इसलिए उनकी अभिव्यक्तियां मर्म को छूती हैं। हिंदी के प्रख्यात लेखक एवं काला जल के उपन्यासकार गुलशेर खान शानी और प्रसिद्ध कवि अनुवादक पत्रकार मंगलेश डबराल को उनकी जयंती पर हिंदी साहित्य ने याद किया। यह संयोग है कि दोनों का जन्म 16 मई को हुआ था। शानी जी उम्र में मंगलेश डबराल से 15 साल बड़े थे। उनका जन्म जगदलपुर में 1933 में हुआ था, जबकि मंगलेश जी का जन्म 1948 में उत्तराखंड के काफल पानी गांव में हुआ था। फिरोज शानी की रिपोर्ट के अनुसार प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर ने प्रसिद्ध लेखक गुलशेर खां शानी की जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन स्थानीय जिला ग्रंथालय में किया। कार्यक्रम के आरंभ में जगदीश चंद्र बोस ने शानी का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी रचनाओं की जानकारी दी। इसके बाद खुदेजा खान ने शानी जी की पुत्री सूफिया द्वारा प्रेषित आत्मीय संस्मरण को सुनाया, जिसमें उन्होंने अपने पिता शानी के पूरे जीवन को संघर्षपूर्ण बताया और कहा कि वे गालिब और मीर की शायरी से बहुत प्रभावित थे। अपने कथा उपन्यास के पात्रों के लिए वे विशेष और यथार्थवादी नजरिया रखते थे। जगदलपुर के लिए उनके मन में गहरी आत्मीयता थी। करमजीत कौर ने काला जल उपन्यास को यथार्थवादी और विशिष्ट बताया। करमजीत कौर ने हिमांशु शेखर झा ने शानी को प्रकृति और मानवीय जीवन संबंधों का कुशल चितेरा लेखक कहा।
सुभाष पांडे ने कहा कि शानी का उपन्यास काला जल गूढ़ निहितार्थों की रचना है। सुषमा झा ने शानी को अपना प्रिय रचनाकार कहा। मदन आचार्य ने शानी के उपन्यास नदी और सीपिया को केंद्रित कर अपने विचार रखे। शानी की सृजन यात्रा पर अपने वक्तव्य रखते हुए योगेंद्र मोतीवाला ने शानी को गहरे सामाजिक सरोकारों का कथाकार कहा। उन्होंने शानी को मुस्लिम समाज के यथार्थ का चित्रण करने वाला पहला लेखक बताया। उनकी कहानियां, उपन्यासों में बेवाओं, बच्चों और गरीब बेसहाराओं के लिए गहरी संवेदना है। रचनाओं में प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण भी उन्हें विशिष्ट बनाता है। राजेश शेठिया ने शानी को ऐसा लेखक कहा जिनकी रचनाओं में बौद्धिक शुष्कता नहीं है, वरन उनकी रचनाएं विशिष्ट मानवीय संबंधों को गहरे तक रेखांकित करती हैं। अली एम सैयद ने शानी की समुदायगत विशिष्ट रचनाशीलता का उल्लेख किया। M.A. रहीम ने शानी जी से जुड़े आत्मीय संस्मरण सुनाए। इस कार्यक्रम में प्रकाश चंद्र जोशी, गायत्री आचार्य, जोगेश्वरी आचार्य, रामेश्वर प्रसाद चंद्रा, धनंजय बामने भी शामिल थे। संचालन जगजीत चंद्र दास ने किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के विलक्षण कवि मंगलेश डबराल को उनके मित्रों एवं हिंदी प्रशंसकों ने बहुत याद किया। श्री डबराल का कोविड में निधन हो गया। उनके निधन के 2 माह के बाद प्रसिद्ध कवि अनुराधा सिंह ने 25 कवित्रियों के स्मृति लेख को एक पुस्तक में संपादित किया। यह हिंदी साहित्य की अनोखी घटना है। स्मृति लेख वरिष्ठ कवि स्वप्निल श्रीवास्तव ने भी मंगलेश की स्मृति में किताब निकाली। कला समीक्षक विनोद भारद्वाज, रविंद्र त्रिपाठी, सुषमा नैथानी, रीता दासराम और जसम से जुड़े लेखकों ने अपने प्रिय कवि को जन सरोकार मंच से जुड़े लेखकों ने अपने प्रिय कवि को याद किया और उनकी कविताएं प्रस्तुत की। उद्भावना पत्रिका जल्द ही मंगलेश जी पर एक विशेष अंक निकाल रही है। प्रसिद्ध पत्रकार एवं अनुवादक आनंद स्वरूप वर्मा ने आरोप लगाया कि सेतु प्रकाशन ने उनके अनुवाद कार्य की लाखों रुपए की राशि का भुगतान नहीं किया है। श्री वर्मा इन दिनों गंभीर रूप से बीमार हैं और एम्स में उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने फेसबुक पर मार्मिक टिप्पणी लिखी है कि उनकी बकाया राशि दिलवाई जाए, क्योंकि प्रकाशक उनके फोन नहीं उठा रहे, ना ही जवाब दे रहे हैं। उनकी इस पोस्ट की काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई और लेखक समाज श्री वर्मा के समर्थन में आ गया और हिंदी के प्रकाशकों की आलोचना करने लगा और आरोप लगाने लगा कि प्रकाशक लेखकों को रॉयल्टी नहीं देते और उनका हक मार लेते हैं। उनकी पांडुलिपि लेकर सालों तक बैठ जाते हैं। सेतु प्रकाशन की ओर से फेसबुक पर एक स्पष्टीकरण आया जिसमें वर्मा जी के आरोपों का खंडन किया गया और दावा किया गया कि अनुवाद का भुगतान किया जा चुका है। इस पर श्री वर्मा ने जवाबी टिप्पणी लिखी और बताया कि सेतु का दावा गलत है। श्री वर्मा के समर्थकों ने घोषणा की कि वे लोग मिलकर उनका इलाज करेंगे। गौरतलब है कि विनोद कुमार शुक्ल की रॉयल्टी को लेकर इसी तरह का विवाद हुआ था। इस बीच वरिष्ठ कवि कुमार अंबुज ने लेखक प्रकाशक संबंधों और शर्तों पर विचारोत्तेजक टिप्पणी लिखी जो सराही गई। प्रसिद्ध लेखक रणेंद्र ने लोक शास्त्र का द्वंद्व और वर्चस्ववादी संस्कृति विषय पर लाल बहादुर वर्मा स्मृति व्याख्यान देते हुए कहा कि लोक से कला रूपों को छीन शास्त्रीय बना दिया गया, फिर उसे लोगों से दूर कर दिया गया। दिगंबर की रिपोर्ट के अनुसार दून लाइब्रेरी एवं रिसर्च सेंटर में आयोजित प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा स्मृति व्याख्यान की तीसरी श्रृंखला के तहत मुख्य वक्ता, कथाकार व उपन्यासकार रणेंद्र ने कहा कि शास्त्रीय शब्दावली को खारिज करने की जरूरत है, क्योंकि यह द्वैध पैदा करती है, कुलीन व आम का विभाजन करती है, श्रमजीवियों को लोक कलाओं पर ही अभिजात कब्जा कर उन्हें शास्त्रीय रूप देता है और लोक से अलग कर देता है। शास्त्रीयता को आधुनिकता से चिढ़ है, ऐसे में वह नाट्यशास्त्र या फिर वेद में अपना मूल खोजती है, जबकि उसका मूल लोक जीवन है। वह यह भी नहीं मानती कि उसमें बदलाव हो रहा है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी गोपाल राय को लाया, अमीर खुसरो से मुलाकात कराई, तो पारसी प्रभाव से ध्रुपद से ख्याल पैदा हुआ। लोक को दरबार पहुंचाकर शास्त्रीय बना दिया जाता है। हमें कला के आमजन के बीच ही मूल स्रोतों को पहचानने की जरूरत है। इतिहास बोध की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा के डॉक्टर चंद्रभूषण अंकुर द्वारा संपादित गोरखपुर के समय के संस्मरणों के संकलन का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व प्रोफेसर सदानंद शाही ने प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा से जुड़े अपने संस्मरण सुनाए और कहा कि वे इतिहास बोध ही नहीं, इतिहास विवेक को जागृत करने वाले व्यक्ति थे। विषमता के प्रति आलोचनात्मक रवैया ही इतिहास का विवेक जगाता है। इसके पहले कथाकार अरुण ने, मुख्य वक्ता उपन्यासकार रणेंद्र व कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद शाही का विस्तृत परिचय दिया।
कार्यक्रम में हाल में दिवंगत साहित्यकार सुभाष पंत, विजय गौड़ और विज्ञान कार्यकर्ता गजेंद्र बहुगुणा को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कवि राजेश सकलानी, कथाकार नवीन नैथानी, आशु वर्मा समेत अनेक लोग मौजूद रहे। गत दिनों देश भर में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई समेत कई शहरों में आयोजन हुए। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में एक नाटक का मंचन किया गया। शरद जोशी की रंगकर्मी पुत्री नेहा शरद की रिपोर्ट के अनुसार, मैंने इतिहास को सबसे ज्यादा नाटकों और फिर संग्रहालयों के जरिए जाना और समझा है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर हमारा नाटक एक थी बनी ठनी का भी आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक नाटक से दर्शकों को इतिहास के एक अनोखे अध्याय से परिचित करवाया गया। इस अवसर पर दास्ताने मीना कुमारी और मधुबाला का प्रसारण फौजिया दास्तांगो द्वारा किया गया। इस अवसर पर वर्चुअल संग्रहालय का डिजिटल कलेक्शन भी दर्शाया गया। सुपरिचित आलोचक प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी और डॉक्टर शशि भूषण मिश्र ने गत दिनों एक कार्यक्रम में यशस्वी नाटककार कथाकार मोहन राकेश को याद किया और उनके योगदान को रेखांकित किया। गौरतलब है कि यह वर्ष अप्रतिम कथाकार नाटककार मोहन राकेश का जन्मशती वर्ष है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य को आधुनिक विचारों से जोड़ने और नई कहानी आंदोलन को स्थापित करने वाले रचनाकारों में मोहन राकेश अग्रणी रहे हैं। हिंदी रंगमंच को उनके नाटकों ने जितना समृद्ध किया है, वह अपने आप में एक युग निर्माता नाटककार के रूप में उनके रचनात्मक अवदान को दर्शाता है। भारतीय अभिजात एवं मध्य वर्ग की विडंबना और द्वंद्व के साथ आधुनिकता का समावेश मोहन राकेश की रचनात्मकता के केंद्र में है। प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी और डॉक्टर शशि भूषण मिश्र ने अपने वक्तव्य में मोहन राकेश के कथा, नाट्य, उपन्यास एवं विविध रचनाकार रूपों को लेकर चर्चा की। जमशेदपुर की प्रसिद्ध लेखिका, सिनेमा अध्येता विजय शर्मा ने साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए पिछले दिनों 150वां सृजन संवाद आयोजित कर एक रिकॉर्ड बनाया। इस बार विषय युद्ध के विरुद्ध साहित्य का हस्तक्षेप था। इस बार अतिथि वक्ता विजय कुमार, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार शर्मा, उमा शर्मा रहे। स्वागत डॉक्टर विजय शर्मा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अंशु तिवारी एवं संचालन डॉक्टर नेहा तिवारी द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से प्रसारित किया गया। चर्चित कवित्री वंदना गुप्ता ने स्त्री रचनाकारों की बाजार केंद्रित कहानियों की एक आलोचनात्मक किताब लिखी है, सरे बाजार कथा बाँचती स्त्रियां। इस शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक में 29 महिला कहानीकारों की कहानियों पर विचार किया गया है। इनमें 12 वरिष्ठ और समकालीन कथाकारों की 17 कहानियों को आलोचकीय दृष्टि से परखने की कोशिश की गई है। वंदना गुप्ता ने पुस्तक की भूमिका में लिखा है, बाजार केंद्रित इन कहानियों में जीवन की सुंदरता को बचाकर रखने की एक ऐसी जद्दोजहद है जो वस्तुपरक यथार्थ की सहभोक्ता बनकर बाजार के छद्म को उजागर करती है। इन कथाकारों की चिंताएं गहरी और अपने समय से जुड़ी हुई है। अनुभव और संवेदना की जमीन पर ये कहानियां मुझे बाजार के वर्चस्व के विरुद्ध एक सार्थक हस्तक्षेप की तरह लगी। इसी आधार पर इन कहानियों का संकलन और संपादन किया गया है। मधु काकरिया, चंद्रकांता त्रिपाठी, उर्मिला शिरीष, पूनम सिंह, किरण सिंह, रजनी गुप्त, जयश्री रॉय, प्रज्ञा रोहिणी, आशा पांडे, वंदना वाजपेयी, कल्पना मनोरमा, निधि अग्रवाल आदि की कहानियां इसमें शामिल हैं। इसलिए यह आलोचनात्मक पुस्तक से अलग प्रतिरूप लिए हुए है। पिछले दिनों प्रसिद्ध कवि लेखक लीलाधर मंडलोई ने अपनी आत्मकथा लिखी, वह इन दिनों चर्चा में है। वयोवृद्ध आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसका लोकार्पण किया। इसमें विष्णु नागर, जानकी प्रसाद शर्मा जैसे लोग भी मौजूद थे। प्रसिद्ध लेखक कर्मेंदु शिशिर ने गत दिनों इस पुस्तक की तारीफ में लिखा है, लीला मंडलोई का जवाब नहीं, उनके लेखन में एक नई भाषा उभर रही है। उनकी आत्मकथा, जिसे पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ लेकिन काला पानी में भी देखा था, उनमें विधाओं की बंदिशें तोड़ने की सहज आकुलता है। आत्मकथा में वे इसका खुद काला पानी वाली भाषा का निषेध करते हैं, एक भिन्न भाषा के साथ आते हैं। उनके लेखन में पहला आकर्षण उनकी भाषा है। हिंदी उर्दू की अभेदता इतनी सधी हुई रही है जो हिंदी की परंपरा है, लेकिन उनकी आत्मकथा में एकदम भिन्नता है। इस आत्मकथा की भाषा लोक रस से विन्यस्त है और काला पानी से बिल्कुल अलग। मसलन इनकी भाषा में भी वैविध्य है। गद्य की एक खूबी होती है कि उसमें लेखक ना चाहे तो भी उसका व्यक्तित्व उतर आता है। समकालीन में एक से एक खूबसूरत गद्य लेखक हैं और मेरा ख्याल है इतने शानदार गद्यकार एक साथ हिंदी में लिख रहे हैं। अरुण कमल, उदय प्रकाश, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, अशोक अग्रवाल, विजय कुमार, नैमिष राय, प्रियदर्शन और मंडलोई तक अनेक ऐसे लेखक हैं जिनका गद्य हिंदी गद्य परंपरा को बहुत ही समृद्ध करता है। साहित्य के गद्य और बेहतर गद्य को लेकर हिंदी में न केवल पाठकीय सजगता है और न कोई आलोचकीय समझ।
हिंदी कहानी में कुछ ऐसे युवा कथाकार और महिला कथाकार हैं जिनकी भाषा और गद्य सुखद विस्मय से भर देता है। यह बात सही है कि हमारी भाषा में एक से एक उत्कृष्ट गद्यकार रहे हैं, लेकिन जब तक आप समकालीन गद्य या कहिए समकालीन रचनाकार को नहीं पढ़िएगा, तब तक आपकी समझ और पाठकीय आस्वाद भी पिछड़ा रहेगा। मुंबई के चित्रनगरी संवाद में इस बार 8वें दशक के प्रतिनिधि कथाकार, अनुवादक और विचारक जितेंद्र भाटिया ने 18 मई को यात्रा वृत्तांत की अपनी नई किताब जिधर से सूरज उगता है के साथ पधारे। मृणालताई हॉल, केशव गोरे ट्रस्ट, गोरेगांव, मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने म्यांमार की तानाशाही, बांग्लादेश में आए बदलाव, भूटान की खुशहाली, उत्तर पूर्व भारत के विकास और सिक्किम के मौजूदा हालात पर संवाद किया और इस पुस्तक से एक अंश का पाठ किया। उनकी कुछ पंक्तियां देखिए। देशभक्ति या धरती से जुड़ाव वह अमूर्त लेकिन जीती जागती अनुभूति है जिसे गांधी बाबा ने लोगों के सुख दुख में जीते हुए लंबी मशक्कत के बाद अपने सारे परिधान को त्याग कर एक अदद लंगोटी में देखा था। गला फाड़कर भारत माँ की जय का नारा लगाने से आपका देश प्रेम सिद्ध नहीं हो जाता और न ही नारा लगाने से इनकार करते ही आप देशद्रोही साबित हो जाते हैं। जितेंद्र भाटिया ने कहा कि यह किताब महज यात्रा वृत्तांत नहीं बल्कि इन प्रदेशों के इतिहास, संस्कृति और उनसे जुड़े सवालों का दस्तावेज है। उन्होंने बताया कि म्यांमार में दो तानाशाहों के बीच कुछ समय के लिए एक खिड़की खुली रह गई थी। इसी खिड़की से उन्होंने म्यांमार को देखा। वहाँ हिंदू कम है, बौद्ध बहुत ज्यादा है। वहाँ बौद्ध धर्म का उग्र स्वरूप दिखाई देता है। मुंबई के रचनाकार जगत से इस आयोजन में आबिद सुरती, विनोद दास, रमन मिश्र, अजय ब्रह्मात्म, प्रोफेसर राम बख्श, असलम परवेज, अमर त्रिपाठी, डॉक्टर सुमनिका सेठी, हरि मृदुल आदि महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहभागिता रही। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में हरि मृदुल के संचालन में चुनिंदा व्यक्तियों ने कविता पाठ किया। इनमें शामिल थे विनोद दास, अनूप सेठी, रमन मिश्र, राकेश शर्मा, संजय भिसे, अनिल गौड़, प्रदीप गुप्ता, देवमणि पांडे और सुभाष काबरा। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम डॉक्टर सरोज घोष की मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त करता है। डॉक्टर घोष ने इस म्यूजियम की उन्नति के लिए महती भूमिका अदा की। आपको अप्रतिम योगदान के लिए भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण और पद्मश्री भी प्राप्त हुआ, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होगा। अब आप अंत में सुनिए सिकंदर की गजल। शीशे में साजिशों की उतारा गया हमें, चारों तरफ से घेर के मारा गया हमें। सारे अजीम लोग तमाशाइयों में थे, जब एक अना के दांव पे हारा गया हमें। गोया कि हम भी आगरे से आए हो मियाँ, गोया कि हम भी आगरे से आए हो मियाँ, पहले पहल तो खूब नकारा गया हमें। खुश होइए कि रोइए महफिल में यार की, जब लौट आए हम तो पुकारा गया हमें। ये कोई इत्तेफाक नहीं जानबूझकर, ये कोई इत्तेफाक नहीं जानबूझकर, उनकी गली से आज गुजारा गया हमें, उनकी गली से आज गुजारा गया हमें। तो ये थी अब तक की खास खबरें। समाचार समाप्त। जय हिंद। मिलते हैं अगले गुरुवार नई खबरों के साथ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। समाचार संकलन अरविंद कुमार। शुभ संध्या।